नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सितंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में खौफनाक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 13 दिनों तक चले इन दंगों में 68 लोग मारे गए थे और 50,000 से ज़्यादा लोगों को बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा था। इन दंगों की जांच के लिए राज्य सरकार ने जस्टिस विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग गठित किया था। आयोग का काम दंगे रोकने में हुई प्रशासनिक चूकों का पता लगाना था। इसके अलावा इसे दंगे भड़काने में मीडिया और राजनेताओं की भूमिका की जांच भी करनी थी। आयोग को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, मगर इसकी मियाद 7 बार बढ़ाई गई। जांच आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 2 साल से भी ज़्यादा का समय लगा और ये रिपोर्ट आखिरकार रविवार 6 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई। इसके अलावा राज्य सरकार ने 24 सितंबर 2013 को एक विशेष जांच दल का गठन भी किया था। इन दंगों से जुड़े 567 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जस्टिस विष्णु सहाय की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने मुजफ्फरनगर दंगों के सिलसिले में 377 लोगों से पूछताछ की, जिनमें 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी हैं। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को तो क्लीन चिट दे दी है, लेकिन तत्कालीन गृह सचिव, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दोषी ठहराया है और हालात से सही तरीके से नहीं निपट पाने के लिए स्थानीय अधिकारियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार पाया है। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगल, पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर, सामाजिक कार्यकर्ता रवि नायर और वरिष्ठ पत्रकार जॉन दयाल। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपकी पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती की प्रतिक्रिया आई है कि ये विष्णु सहाय रिपोर्ट दरअसल मुजफ्फर दंगों की एक तरह से लीपापोती है। क्या कहना चाहेंगे आप? लगता है कि सुधीन जी इसे हमारा संपर्क कट गया, हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। शेरगिल साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उस वक्त में केंद्र में आपकी सरकार थी, यूपीए सरकार, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां गए थे और आप लोगों ने भी कहा था कि राज्य सरकार ने जो कुछ किया है वो मुकम्मल नहीं है, पर्याप्त नहीं है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी के में एक फिक्स्ड मैच का जीता जागता सबूत है। और मैं जिस तरह रिपोर्ट जो मैंने कुछ पढ़ी है, मुझे लगता है जो पीड़ित परिवार और जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उन पे जख्मों पे नमक छिड़कने का काम किया और उसके 2-3 स्पष्ट कारण हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट स्थापित कानूनी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, लीगल प्रिंसिपल्स, उसके खिलाफ है। संविधान में लिखा है कि राज्य की सुरक्षा, वहाँ पे कोई भी घटना होती है उसका सीधा सीधा जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। ठीक, इस रिपोर्ट में उसका कुछ जिक्र ही नहीं। रिपोर्ट का सीधा सीधा एजेंडा था कैसे दंगे हुए, कैसे आग लगी और उस आग में किस किस ने घी डाला। उसके मीडिया को भी दोषी ठहरा दिया, एक एसएसपी को दोषी ठहरा दिया, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को दोषी ठहरा दिया, पर जिन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए उनके बारे में जिक्र ही नहीं। तीसरा, कानून के तहत कि कोर्ट में केस चल रहा है संगीत सोम और सुरेश राणा और कई ऐसे नेताओं जिन्होंने फेक वीडियो लोग। ऐसा लग रहा है कि रिपोर्ट का यह काम नहीं था कि दोषी कौन है, दोषी को बेगुनाह कैसे साबित किया जाए, यह काम था। कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी तरफ आपने अनदेखा करके कह दिया इन लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इन दोनों के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मैं आता हूं आपके पास में। आरपी सिंह साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस विष्णु आयोग की रिपोर्ट आई है, 2 साल बाद आई है, 7 बार इसकी मियाद बढ़ाई गई। संतुष्ट हैं आप इस रिपोर्ट से? 2 साल 13 दिन की लगभग लगे इस रिपोर्ट को आते, और ये मैं कहूँगा ये पूरा शैम है जी, और ये पूरा कवर ऑपरेशन है। मैं शेरगिल साहब से इतनी बात पे राजी हूँ कि ये कवर ऑफ ऑपरेशन है। और शेरगिल साहब ने अभी संगीत सोम जी का नाम लिया, मैं उतना ही कहना चाहूँगा, संगीत सोम जी का नाम है, मेरी संगीत सोम जी से बात हुई, जस्टिस सहाय ने एक बार भी संगीत सोम को नहीं बुलाया। संगीत सोम कह रहे हैं कि मैं पूरी इस जांच की जो डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, सब पेपर्स देने को तैयार हूँ, मेरे पास बहुत कुछ मटीरियल है, मुझसे ले लीजिए। उन्होंने खुद बढ़कर 2 बार अप्रोच किया, उनको उनसे बात ही नहीं की। तो ये तो दिख रहा था कि सरकार किसी ढंग से चाहती है हम किसी ढंग से लीपापोती करें। पूरी जांच के अंदर जानकारी ले रहे, मैं पढ़ रहा था उसकी रिपोर्ट के कुछ जो तथ्य अभी तक बाहर आए हैं, जो जानकारी बाहर आई हैं, उसके अनुसार वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस दबाव में थी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर। तो मैं नाम लेते हुए कोई शर्माता नहीं, आजम खान साहब का वहाँ पूरा दबदबा चलता है, उस प्रोसेस के कारण ये दिक्कत हुई। नहीं तो मेरा मानना है कहीं दंगा हो और अगर आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ दो तो 24 घंटे ज़्यादा दंगा नहीं चल सकता। ये बड़ा इसलिए क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव था,
वहाँ की सरकार के जो नुमाइंदे लोग हुए हैं उनका दबाव था कि इन पे एक्शन नहीं लेना या इन पे एक्शन करना, उस पर पूरा एक किस्म का दबाव था। और ये दंगे तक स्थिति आने में भी जो लोग छोड़े गए, 8 लोग पकड़े गए थे जो मर्डर्स के चलते, उनको छोड़ा गया, ये एक कारण ये भी बना उसका जो दंगे वहाँ पे। रवि नायर साहब, आपने एक लंबे अरसे तक सांप्रदायिक दंगों को देखा, उनकी रिपोर्ट की है, उनके बारे में जांच भी की है। ये जो मुजफ्फरनगर दंगों पर जो रिपोर्ट आई है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? अभी हमने लीपापोती का शब्द सुना और बिल्कुल वो सही शब्द है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पता था कि ये होना है। इस कांड के 6 महीने पहले बहुत बड़ा महापंचायत वहाँ पे हुआ, जिसमें अब के होम मिनिस्टर गए थे और उसी से टेंशन पैदा हुआ। ये भी हुआ कि टेंशन के कांड के बाद जो लोगों के खिलाफ आईपीसी के 153A और 153B और 295A के धाराओं को लगाना चाहिए था, बहुत उसमें विलंब हुआ। तीसरा ये हुआ कि जब मुआवजा 5-5 लाख के लोगों को दिया गया, उनसे एफिडेविट लिया गया कि वो अपने गांव वापस नहीं जाएंगे। तो इस तरीके का एक स्टेट का बिल्कुल राइटियस के साथ साठगांठ थी। चौथा कि उन स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत स्पेशल कोर्ट सेटअप करना चाहिए था और सारे जो केसेस फाइल किए थे उनको डे टू डे ट्रायल्स की मांग करके दोषियों को तुरंत से तुरंत सजा देना था। और आज की केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि कम्युनल वायलेंस एंड टारगेटेड वायलेंस बिल को तुरंत वापस लाए और तुरंत उसको पारित करें। इनके पास पूरी मेजॉरिटी है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो कुछ ठीक है, मैं आऊँगा उसके कारणों पर। जी हर्षमंदर साहब, आपका तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी तजर्बा है और गुजरात दंगों के बाद आपने इस्तीफ़ा दिया था उस सेवा से। इस आयोग की रिपोर्ट की जो अभी प्रिलिमिनरी हमारे पास जानकारी आ रही है, उसमें राज्य सरकार को तो क्लीन चिट दे दी है, लेकिन राज्य के गृह सचिव और ज़िला अधिकारी और ज़िला पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया है। क्या इस आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ जिनको उन्होंने दोषी पाया है, कोई कार्रवाई हो सकेगी? देखिए, कार्रवाई अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है और मैं ये दावा से कह सकता हूँ कि कोई भी दंगा कुछ घंटों से ज़्यादा चले तो वहाँ के स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी सीधी बनती है। और इसलिए जो क्रिमिनल वायलेंस बिल की जो बात की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि एक्चुअली कल्पेबल इन एक्शन, मतलब जानबूझ के कार्रवाई नहीं करना, उसको जो अधिकारियों द्वारा उसे हम एक अपराध को के रूप में देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन उसी एक्ट में एक और क्लॉज भी था, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये भी मैं सरकार में बहुत सालों से मैं 17 साल रहा, मैंने कई दंगे देखे। ये सही है कि एक बहादुर और ईमानदार अधिकारी बिना किसी भी दबाव की कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं और कुछ उदाहरण हैं जो इसको स्पष्ट करते हैं कि ये संभव है। लेकिन कार्रवाई नहीं करने का सबसे बड़ा कारण है ऊपर से राजनीतिक दबाव, और इसलिए कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है। तो किसके कारण से इन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो मेरे ख्याल में सबसे अहम सवाल है जिस पे कमीशन ने कोई बात नहीं की। और दूसरा है जो सांप्रदायिक संगठनों की जो भूमिका, जिस पे लीपापोती भी बहुत साफ रूप से, जो एक सांप्रदायिक माहौल बनाया गया था, बहुत एक छोटी सी घटना थी जहाँ पे 2 नौजवानों के मोटरसाइकिल के बीच में एक एक्सीडेंट को आपने लव जहाद और एक सांप्रदायिक स्वरूप दिया, और किस तरह से दिया, और वीडियोस पोस्ट हुए, और हम लोग उस पूरी कहानी को अब जानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया वो कहानी अब जानती है, लेकिन आयोग को वो कहानी के पीछे कौन लोगों की जिम्मेदारी है जिन्होंने एक छोटी सी घटना को इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा दिया, उनको भी उन्होंने मैं आता हूँ आपके पास, ध्यान नहीं दिया। जी सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए। सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता था। आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है कि ये विष्णु आयोग रिपोर्ट एक तरह से लीपापोती है मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में।
क्या उम्मीद कर रहे हैं आप और आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुजफ्फरनगर कांड आज़ादी के बाद का सबसे बदनुमा एक दाग है भारत के इतिहास में। लगभग हमारे हिसाब से लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए, कई दर्जन लोगों की जान गई, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, बच्चों तक की हत्याएं हो गईं। और फिर वो जो ठंड के अंदर जिस तरह के शरणार्थी कैंप लगे थे उसमें भी लोगों की जानें गईं। मैं कहना ये चाहता हूं कि रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं, पर ये इतनी बड़ी शर्मनाक घटना थी और ऐसे दौर में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री अखिलेश यादव, वहां सैफई महोत्सव चल रहा था और वहां उनको जाने की फुर्सत नहीं थी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारी संवेदनशीलता को क्या हो गया है जब हम उस प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासक हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम वहां पर छोटे मोटे लोगों पर दोषारोपण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर तो एक सबसे बड़ा दंगा हुआ है, पर छोटे बड़े 200 से ऊपर ज्यादा दंगे हुए हैं कुर्बान भाई। और मैं आपको बतला दूं, मुजफ्फरनगर से आप गोरखपुर तक चले जाइए और झांसी से लेकर आप गाजियाबाद तक चले आइए, आपको तमाम ऐसे स्थान मिलेंगे उत्तर प्रदेश में जहां आए दिन इस तरह के सांप्रदायिक तनाव की आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। अभी आपने खुद देखा होगा कि आगरे में जिस तरह की एक वारदात करने की कोशिश की गई थी। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश को एक प्रयोगशाला बना लिया गया है कि वहां पर कुछ इस तरह की घटनाओं को करो और फिर उससे प्रदेश के और देश की राजनीति को प्रभावित करो। पर मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोग एक आध बार, जैसे कहावत है, बहकावे में आ सकते हैं, पर इस बार सचेत हैं, सावधान हैं। और जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, ये रिपोर्ट्स तो आती जाती रहेंगी, पर उनका क्या होगा जिनका सर्वस्व लुट गया है, जो लाखों लोग जो है इधर से उधर हो गए, उसका क्या होगा? वो कौन सी हमें ऐसी दवा देंगे, ऐसा कौन सा मरहम देंगे श्री अखिलेश यादव जिससे उनको राहत मिलेगी? मैं ये कहूंगा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनके दिमाग में एक इस तरह का जाला बन जाता है इन चीजों से। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम उस रिपोर्ट को अपनी जगह देखते हैं और उसके लोग जो तार्किक है, कानूनी है पक्ष हैं, वो देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पर ये धब्बा हम कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश से कभी मिट नहीं पाएगा। ठीक है, मैं आता हूं सुदीन जी आपके पास में। हमने समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं से संपर्क किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस विषय पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ पत्रकार जॉन दयाल साहब मौजूद हैं। जॉन दयाल साहब, आप भी मुजफ्फरनगर दंगे के बाद गए थे और वहाँ जाकर के आपने जांच की थी कि किन कारणों से ये दंगे हुए और वहाँ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के भी काम में आपने मदद की थी। अब ये रिपोर्ट आई है जिसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये दोषियों तक पहुँचेगी, लेकिन लगता ये है कि तेग मुनसिफ हो जहाँ दारो रसन हो, शाहिद बेगुनाह कौन है इस मुल्क में कातिल के सिवा? मैं, हर्षमंदर और सीमा मुस्तफ़ा वहाँ पर पहले बाहर के लोग थे जो गए थे, जिन्होंने लोगों का इंटरव्यू किया था, खुदा को देखा था। अस्पताल नहीं जा पाए थे टेक्निकल वजह से। सबको पता है किसने किया, और जिन्होंने किया, जिन्होंने उकसाया, उसके पहले महापंचायत में उकसाया, अभी भी वही काम कर रहे हैं। सिर्फ इसी इलाके में नहीं, प्रत्येक प्रांत के और इलाकों में भी, और बल्कि पड़ोसी प्रांतों में भी। सब जानते हैं संघ परिवार के वहाँ के लोगों का, भाजपा के नेतागण का क्या हाथ रहा है, सब वो भी जानते हैं। बाकी लोग, बाकी राजनीतिक का भी रहा है, मगर ये लोग मेन रहे हैं। और इसको, इनका नाम ना आने से, इसको लीपापोती का शब्द पूरा नहीं होता है। लीपापोती करने के बाद उस पर लिखा गया एक तरीके से कि ये लोग नहीं है। अगर इनका जिक्र नहीं है तो एक तरीके से इनको माफ़ी दी गई है। और उसकी आज भी वजह है, सरकार क्या कर रही है आदित्यनाथ के खिलाफ, सरकार क्या कर रही है। बाकी जो कांड हुए हैं, ये तो कांड हुआ था, इसके बाद लेके पिछले 20 महीने में अनेक कांड हो चुके हैं। उसमें लखनऊ सरकार का क्या हाथ रहा, क्यों चुप्पी रही? उसमें भारत सरकार का क्या हाथ रहा? उसमें भारत के मंत्रीगण क्या बोल रहे हैं? एक से 10 जिस तरह बोल रहे हैं। यकीनन अगर भाजपा सरकार देश को विभाजन करने में लगी पड़ी है, आरएसएस के लोग तोड़ने में लगे पड़े हैं, तो कुछ और तत्व भी अपनी वजह से शांत हैं
ये इनके हाथ में हाथ मिला के आगे चल रहे हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत, इसको एक साजिश कहना भी कम बात है। ये देश के साथ खिलवाड़ है, यहाँ के लोगों की आंख में धूल झोंकी जा रही है। यहाँ पे जैसे हर्ष ने कहा और रवि ने कहा, ये जो प्रिवेंशन ऑफ टारगेटेड एंड कम्युनल वायलेंस एक्ट, जिसमें मैंने भी, हर्षवर्धन ने भी काफ़ी काम किया था, उसको अगर इनमें हिम्मत है, इनकी नीयत साफ है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी लाइए, पास कीजिए। जी, आप रहे हमारे साथ में। आरपी सिंह साहब, बार बार जिक्र आ रहा है आपकी पार्टी के नेताओं का, और लोग भी जानते हैं कि जिन लोगों पर मुकदमे कायम किए गए, बाद में वो सांसद चुने गए, केंद्र सरकार में मंत्री भी बने हैं। तो क्या ये उचित है कि इस तरह के लोग जो कि टेंटेड हों, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, गरिमामय किया जाए? मैं अपनी बात आपके विषय में आने से पहले जॉन जाल साहब से चाहूँगा कि कृपा करके जॉन जाल साहब, टीवी डिबेट में आकर अपनी बात बरखारने से बात नहीं बनेगी। अगर आप में अरे सर जॉन जाल साहब देखो सर, आप बोले, मैं नहीं बोल रहा, ये आप इंटॉलरेंस की बात करते हैं और आप इंटॉलरेंट हैं। आप बोले ना, मैं चुपचाप सुनता रहा, बीच में टोकता था आपको 10 बार बीच में। जी सर, आपके पास इतने तथ्य थे, जानकारी थे, आप क्यों नहीं गए जी उस कमेटी के आगे, जी उस इंक्वायरी कमीशन के आगे आपने आगे जाकर क्यों नहीं गुहार लगाई? उनको सारे तथ्य क्यों नहीं आपने किए जी? सर, आकर आरएसएस को, बीजेपी को गाली निकालने के अलावा जॉन जाल साहब कुछ हो रहा था नहीं, इसके अलावा इनकी एक हिस्ट्री है, पूरी बैकग्राउंड इनका है कुछ, जिस कारण से बोलते हैं। तो अगर था तो तथ्यों के साथ सर बुखारना नहीं, वो लेकर तथ्य लेकर आप जाते, कहते ये जानकारियां हैं, ये पुख्ता जानकारी हैं, ये डॉक्यूमेंट है, ये एविडेंस है, तो बात बनती। और जहां तक मैं वापस कह रहा हूं, जिन लोगों के खिलाफ भी अगर कोई इल्ज़ाम हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु कहीं उन्होंने तो, जो जस्टिस साहब थे, उन्होंने तो जो लोग जिनके नाम आए हैं, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनको भी नहीं बुलाया। उनको बुलाते, वो कह रहे हैं हम देने को तैयार हैं जानकारी। उनको और हम तो आप ही की पार्टी से खबर आई थी कि पार्टी अध्यक्ष ने बुला करके उनके साथ डांट फटकार की, क्योंकि यही वो लोग थे जो बाद में दादरी भी। साहब, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं। मैं वापस कह रहा हूँ कि संगीत सोम साहब वहां पर अपनी, कुर्बान भाई, मैं कुछ कहना चाहूंगा। जी जी जी, कहें, जरूर कहें। कुर्बानी, वो अपनी बात जाकर देने को तैयार हैं, एविडेंस देने को तैयार थे, वो डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हैं। और कई सारे और लोग हैं जो कह रहे हैं हम देने को तैयार हैं, उनको तो बुला नहीं रहे। सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, सुधीर जी आप कहें, फिर हम बात में आते हैं जॉन दयाल साहब के पास। देखिए, मैं आपको बतला दूं, मैं सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संगीत सोम का बयान सुन रहा था। उन्होंने खुद ये कहा है कि ये जो रिपोर्ट है ये केवल फर्जी दस्तावेज है। उन्होंने स्वयं कहा इस बात। बिल्कुल ठीक है जी। और इससे ये पता चलता है कि ये पूरी जो एक मिली भगत चल रही है, जिसको महेंद्र मायावती जी ने कई बार रेखांकित भी किया है, और हम देख रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो संसद की बहस हो या बाहर हो, उत्तर प्रदेश के अंदर कई मौके पर, सहारनपुर से लेके बनारस में मोदी साहब ने मुलायम सिंह जी की तारीफ की है, उनके पुत्र की भी तारीफ की है, और यहाँ पर संसद में मुलायम सिंह जी जिस तरह से मोदी जी की तारीफ करते हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये जो लीपा पोती वाली बात है, ये जग जाहिर बात है, इसमें कोई मतलब शक और शुबह की बात नहीं रह गई है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर ये इस तरह से देश को और प्रदेश को चलाने की कोशिश की जाएगी, जिससे मन लोगों के टूट जाएंगे, तो ये बहुत ही अफसोस की बात होगी। ठीक है, जयवीर शेरगिल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। 205 से ज्यादा वेस्टर्न यूपी में दंगे हुए हैं 2014 के बाद। 600 आंकड़ा पूरा उत्तर प्रदेश का है। संदेश क्या जाना चाहिए था कि जो भी नेता ऐसे भड़काऊ भाषण देगा या राज्य सरकार जो अनदेखा कर देगी, उन पे जिम्मेवारी बननी चाहिए। सेम रिपीट हुआ दादरी में, वही नेताओं ने जाके बयान दिए, वही सरकार ने अपनी बेबसी और लाचारी से हाथ जोड़ दिया, हम कुछ नहीं कर सकते थे, इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थी। तो आज आम आदमी क्या सवाल पूछ रहा है कि नेताओं की ताजपोशी हो रही है, राज्य सरकार ने एक एसएसपी को बलि का बकरा बना दिया, तो जो संविधान पे उन पे जिम्मेदारियां बांधी गई हैं, उनका क्या? इंग्लिश में कहा जाता है when two elephants fight only the grass underneath gets affected। तो इस रस्सा खींची के खेल में, इस मैच फिक्सिंग में सिर्फ आम आदमी सफर कर रहा है। आरपी सिंह साहब, आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, केंद्र में आपका स्पष्ट बहुमत है, सरकार है और कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग कहते थे कि आप यू आर ए पार्टी विद ए डिफरेंस। तो अगर पहले गलतियां हुई हैं तो उनको अब सुधारने के लिए तो कुछ किया जाए। मैं इस बारे में एक चर्चा और जानकारी दूं। हम लगातार कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा देते। अखिलेश यादव साहब,
चाहते तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी करा देते, दूध का दूध पानी का पानी होता और तब देते, जबकि यूपी की सरकार, हमारी सरकार नहीं थी, जब यूपी की सरकार थी देते तो और जरा मामला स्पष्ट होता, जानकारी मिल जाती कौन लोग इसमें दोषी हैं। परंतु क्या है, आप शेरगिल साहब पूरी वेस्टर्न यूपी की चर्चा करें, सबको जानकारी है वहां पर किसका राज चलता है, किसकी रिट चलती है। आजम खान साहब का कंप्लीट बिल्कुल एक रिट चलती है, एक बात चलती है, जिस एसपी को, जिस एडमिनिस्ट्रेशन को जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर लेते। अगर ईमानदारी से इंटरफेरेंस नहीं होता, मैं मानता हूं ये दंगा 24 घंटे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता था, और जबकि इसकी जानकारियां पहले से थी, उनके हिसाब से जानकारियां पहले इंटेलिजेंस इनपुट थे, परंतु उसके साथ उनको कार्रवाई नहीं की उन्होंने। उसके ऊपर कार्रवाई ढंग से होती, और फिर एक समाज विशेष के लेकर, उससे पहले जो जानकारी उस समाज विशेष को लेकर जिस प्रकार की सारी घटना चक्र चल रहा था, अभी वो कह रहे थे कि कोई एक्सीडेंट हुआ, एक लड़की का मर्डर हुआ, उसके बाद वो सारा मामला शुरू हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से एक फोन आने के बाद जिस प्रकार से एक समाज के लोगों को छोड़ दिया गया, का तो नहीं हुआ, लेकिन लड़की के भाइयों का था। हुआ। जी चलिए, अब हम चर्चा के अंतिम चरण में है। बहुत संक्षेप में मैं हर्षमंदर जी आपकी और रवि नायर साहब की टिप्पणी लेना चाहूंगा। हर्षमंदर जी, आप मेरी भी ले लीजिएगा। मैं गंभीर बात मानता हूँ। तथ्य ये है, किसी लड़की की हत्या नहीं हुई, दो लड़कों के बीच में भिड़ंत हुई, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने दूसरे को मारा। पहले एफआईआर में कहीं लड़की के छेड़छाड़ के बारे में उल्लेख भी नहीं था। एक वीडियो संगीत सोम के द्वारा, और ये तथ्यात्मक है, सिद्ध है, झूठा। आप अपने चैनल पे मत सिद्ध करिए, उसको जाकर वहां पेश करते, यहाँ मत सिद्ध करिए, वहां जाकर जस्टिस सहाय के सामने जाकर उसको पेश करते। चैनल पे बैठकर सिद्ध करने का लाभ नहीं होता। देखिए, इसमें मतलब डाउट ही नहीं है कि इट्स बीन प्रूव्ड इन कोर्ट। उन्होंने वो आई एम सॉरी, आई टेक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन टू दिस। आप गलत कह रहे हैं, प्रूव इन कोर्ट, आप फिर कोर्ट के नाम पे गलत बयानी कर रहे हैं। आप देखिए, आप कोर्ट के नाम पे गलत बयानी मत करिए। आप देखिए, एक झूठा वीडियो पाकिस्तान का था, ये तो पाकिस्तान का था। पर आप संगीत सॉन्ग के नाम पे, आप उसको संगीत सॉन्ग के नाम पे कह रहे हैं, और मैं कह रहा हूं संगीत सॉन्ग खुद कह रहा है कि जस्टिस साहय को कहा कि मैं इस पे एविडेंस देने जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट। उन्होंने जस्टिस साहय ने एक बार भी संगीत सॉन्ग को नहीं बुलाया। आप कह रहे हैं उसके खिलाफ कोर्ट का मामला है, तो जस्टिस साहय संगीत सॉन्ग को बुलाते। और दूसरों, तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा एक सांप्रदायिक माहौल बनाने की एक साजिश थी, वो एक तरफ बहुत जरूरी है, और दूसरा कि अगर कोई भी सरकार चाहे कि दंगा नहीं हो, वो दंगा नहीं होगा। और मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। मायावती जी के सरकार में दंगे नहीं हुए क्योंकि तय था, उन्होंने तय किया था कि नहीं होना है। बिहार में इस पूरे दौरान दंगे नहीं हुए क्योंकि सरकार ने तय किया था कि दंगे नहीं होंगे। तो प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है अगर दंगे होते हैं और चलते हैं। बिहार में 500 मर्डर हुए पिछले 3 महीने में। जी, नवंबर 2013 के महीने में आगरा में प्रधानमंत्री जाते हैं, और उसी मंच में ये जो दंगाई हैं बड़े नेता, उनको सम्मान देते हैं। ये इसका मतलब आप खुद समझें। दूसरा, केंद्र सरकार 78 बटालियंस RAF के और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस को में से 76 को विड्रॉ करती है। चीफ सेक्रेटरी यूपी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। इसमें आप खुद समझे कि क्या मानस। मैं आयोग की रिपोर्ट पे मैं चाहता हूं आपकी अंतिम टिप्पणी कि आपकी क्या इससे पे मांग है। इस पे तुरंत ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको तुरंत फास्ट ट्रैक पे किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकले और सारे दोषियों को तुरंत सजा दिया जाए। जी, जोंदयाल साहब, बहुत संक्षेप में अपनी आखिरी टिप्पणी दें। मेरी आखिरी पहली टिप्पणी तो यह है कि ये बात साफ है कि मैं RSS का प्रेमी नहीं हूँ, मगर टीवी पे मेरे पर इस तरह चिल्लाना शोभा नहीं देता लोगों को। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे कहा गया, अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट को वाकई फास्ट ट्रैक किया जाए तो बात कुछ बनेगी, उसके आगे बातों की। मगर सबसे अहम बात है, इसके आगे वायलेंस ना हो, इसके आगे हत्याएं ना हो, इसके आगे कम्युनल वायलेंस ना छत्तीसगढ़ में हो ना और कहीं पे हो, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है, भारत की सरकार को, भारत के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को और प्रांत के मुख्यमंत्रियों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जोंदयाल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। RP सिंह साहब आपका, सुदीन भदौरिया जी, हर्षमंदर साहब, रवि नायर साहब और जयवीर शेरगिल साहब। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो रिपोर्ट आई है उसमें जिन अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है, कम से कम उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, और फिर इस मामले पर अंतिम रूप से सुनवाई जो सुप्रीम कोर्ट में होनी है वहाँ हो। और जब तक दंगाइयों को सज़ा नहीं मिलेगी, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।